अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन की तहरीक जारी है और इस सिलसिले में 25 अक्टूबर को अपोजिशन कोयटा में मैदान सजाने जा रही है। लेकिन आज अहम खबर ये आई है कि नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की जानिब से पेशावर और कोयटा में दहशतगर्दी के हमलों का थ्रेट अलर्ट जारी किया गया। नेक्टा की जानिब से जारी इस बयान के मुताबिक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पेशावर और कोयटा में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी की है। दहशतगर्दों ने बम और खुदकुश धमाकों से सियासी और मजहबी क़यादत को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया है। इन इत्तलात पर 21 अक्टूबर को बलोचिस्तान में कार्रवाई करके दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाया गया। नेक्टा ने कोयटा और खैबर पख्तूनख्वा में सख्त सिक्योरिटी इक़दाम की सिफारिश की है। इस सिक्योरिटी अलर्ट ने 25 अक्टूबर को कोयटा में होने वाला जो PDM का जलसा है, इस जलसे के इनेकाद और सियासी क़यादत की सिक्योरिटी पर यकीनन सवालात उठा दिए हैं। अब सवाल ये है कि क्या नेक्टा के सिक्योरिटी अलर्ट के बाद अपोजिशन जमातें जलसे मुलतवी करेंगी या अपना जो प्रोग्राम है वो प्लान के मुताबिक जारी रखेंगी। दूसरी तरफ कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद उठने वाला जो सियासी एक तूफ़ान है ये अभी तक थम नहीं सका है। मुस्लिम लीग नून ने वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट आने से पहले ही तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म पर आयद कर दी है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मामलात संगीन हैं, आइन को तोड़ा गया, सूबे की आइनी अथॉरिटी को पामाल किया गया। IG सिंध सारे वाक़े की खुद FIR दर्ज करवाने से कासिर है। IG को चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। विफाक सूबे पर हमला आवर हुआ होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर-ए-आज़म इस वाक़े पर वज़ीर आला सिंध से रब्ता करते, लेकिन उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म को जवाब देना होगा कि क्यों इदारों को इस्तेमाल किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने बग़ैर किसी सबूत के वाक़े का ज़िम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म को ठहराया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सिंध के IG पुलिस घर का मुआसरा करने वाले पाकिस्तान रेंजर के सिपाही और अफसरान थे। मुकम्मल जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म की है। दोनों इदारे इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, पाकिस्तान रेंजर सिंध वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन किसी ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं इन दो इदारों को, वो शख्स सिर्फ और सिर्फ मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हो सकता है, कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। और ये वाज़ेह हकीकत है कि इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्म दिया कि चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया जाए। गवर्नर सिंध की कुर्बानी से काम नहीं चलेगा। एक तरफ बिलावल भुट्टो आर्मी चीफ से इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करवाने का मुतालबा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ नून लीग ये भी चाहती है कि अदलिया इस मामले का अस खुद नोटिस ले, क्योंकि आर्मी चीफ वाक़े की मुकम्मल तहकीक नहीं कर सकते। सुनिए इस हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या कहा। आर्मी एक्ट के तहत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तफ्तीश कर सकते हैं अपने अफसरान की कि उन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किया। जो वाक़या होटल के तोड़ने का है उसकी तफ्तीश उनके दायरा इख्तियार में नहीं है। हमें तवक्को ये थी, हमारी अदालतें जो सुबह मोटर नोटिस लेती रही हैं सेक्रेटरी साहिबान के तबादले का, आज एक अफसर को अगवा कर लिया और अदालतों ने नोटिस नहीं लिया। आज आइन को तोड़ा गया, अदालतों ने नोटिस नहीं लिया। चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल हो रहा है, हमारी अदालतें खामोश बैठी हैं। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए एहतसाब इस सारे मामले को खेल करार दे रहे हैं बिलावल भुट्टो का और मरियम नवाज का। सुनिए। वो सिंध पुलिस की गाड़ियों में फ्रंट सीट पे बैठे हुए सफदर रवान काबिले ज़मानत जुर्म में गिरफ्तार करके थाने ले जाएंगे। अगर ये काम वफाकी हुकूमत ने करना था तो हम इसके अंदर काबिले ज़मानत दफात लगाते, कोई दफ़ा ही अच्छी लगा लेते। आपका इल्ज़ाम ये है कि इनको अगवा किया गया। ये किस किस्म का IG है कि उसने FIR दर्ज नहीं कराई? अब तो अगवा नहीं है, आप इसकी FIR क्यों नहीं दर्ज कराते? ये खेल या खेल रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी मरियम सफदर रवान के साथ, या ये खेल बिलावल और मरियम मिल के कौम के साथ खेल रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के चादर और चार दीवारी के तकद्दुस के नए बयानिए पर वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने आज क्या कहा, ज़रा ये भी सुन लीजिए। जो बनारसी ठगों का जो दूसरा ग्रुप है, नून ग्रुप, ये समझते हैं चादर और चार दीवारी सिर्फ मरियम सफदर हैं। वो वक्त भूल गए हैं ये जब इन्होंने नहाते खवातीन पे हमला, खवातीन के मुंह पे गोलियां मार रही मॉडल टाउन में। ये वो भूल गए हैं कि जिस तरह से मोहतरमा बेनज़ीर शहीद की तस्वीर उन्होंने हेलीकॉप्टर से फेंकी, उस वक्त कहाँ पे गई थी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़। अब नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान लफ्ज़ी जंग का सिलसिला तो हम सब जानते हैं।
कि जब से तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई है तब से ये सिलसिला जारी है, मगर नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए अब हुकूमत ने संजीदा कोशिशों का आगाज़ कर दिया है। एहतसाब के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने मातहत इदारों को किस काम के लिए तैयार करने का ऐलान किया, उन्होंने क्या मैसेज दिया अपने मातहत इदारों को, ज़रा ये भी सुन लीजिए। सारी जो गवर्नमेंट के हमारे इदारे हैं, नैब हमारे आज़ाद है, अदालतें आज़ाद है, लेकिन मेरे नीचे जो अदारे हैं उनको मैं अब खुद तैयार करूंगा। इस मुल्क में वो लोग जिन्होंने चोरी करके मुल्क को लूट के पैसा बाहर लेके गए हैं, इंशाल्लाह एक एक को हम पकड़ेंगे। अब वफाकी हुकूमत ने बरतानिया की हुकूमत से तीसरी बार दरख्वास्त की है कि वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को पाकिस्तानी जेल में सज़ा पूरी करने के लिए वापस भेजें। इस बार ये ख़त ज़ाती तौर पर इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमिश्नर को दिया गया है। ख़त के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी हुकाम से नवाज़ शरीफ के विज़िट वीज़े को मनसूख करने पर गौर करने को कहा है, जिसने उन्हें तिब्बी बुनियादों पर नवंबर से लंदन में रहने की इजाज़त दे रखी है। इस ख़त में बरतानिया के 1974 के अपने इमिग्रेशन कवानीन का हवाला भी दिया गया है, जिसके तहत किसी भी शख्स को अगर 4 साल से ज़्यादा की कैद की सज़ा सुनाई जाए तो इसे बरतानिया से डिपोर्ट कर दिया जाता है। मुशीर बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर के मुताबिक हुकूमत ने बरतानिया के हुकाम को नवाज़ शरीफ को मुल्क बदर करने के लिए 3 दरख्वास्तें की हैं। आखिरी दरख्वास्त 5 अक्टूबर को की गई थी। ताज़ा ख़त में हुकूमत ने नवाज़ शरीफ की मखसूस मुल्क बदरी के मुमकिना तरीक़ों की तरफ इशारा किया है। अब कहा जा रहा है ये गेंद अब बरतानवी हुकूमत के कोर्ट में है। दूसरी तरफ नैब ने नवाज़ शरीफ के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी है, जबकि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन मुकदमात की समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर जारी करने का हुक्म जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को मुकदमात में इल्तवा ना देने की हिदायत भी की है, जबकि गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आज़म ने कन्वेंशन सेंटर में खिताब करते हुए सुप्रीम कोर्ट और नैब से कुछ ऐसी ही दरख्वास्त की थी। मेरी रिक्वेस्ट है जनाब चीफ जस्टिस साहब, जो गवर्नमेंट से आपको लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदा के वास्ते डे टू डे हेयरिंग करके ये केसेस खत्म करें। और मैं नैब को भी कहता हूं कि केसेस को मंतकी इंजाम तक तो पहुंचाओ। अब सवाल ये है कि क्या करप्शन केसेस के फैसले वाकई अब जल्द हो पाएंगे? क्या हुकूमत का एहतसाब का बयानिया मज़ीद इससे मजबूत होगा? अहम सवाल ये भी है कि नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए हुकूमत के पास आखिर कानूनी ऑप्शंस क्या हैं जिसके तहत नवाज़ शरीफ को वापस लाना हुकूमत के लिए आसान हो जाएगा? नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए की गई जो ख़त क़िताबत है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? और फिर क्या नवाज़ शरीफ को जनवरी तक वापस लाने के हुकूमती दावे सच साबित हो सकते हैं? सवाल तो ये भी अहम है कि आखिर वोट को इज़्ज़त देने वाले अदालती फ़ैसलों को इज़्ज़त कब देंगे? इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ किरमानी साहब आपका। आसिफ किरमानी साहब, कराची के जलसे के बाद से जो सारी सिचुएशन बनी हुई है, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, उसके बाद तमाम अपोजिशन जमातों का विफाक पर इल्ज़ाम लगाना कि शायद सब कुछ विफाक के माँ पर हुआ है, फिर बिलावल भुट्टो का आर्मी चीफ से मुतालिबा करना कि सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करवाया जाए, लेकिन उसके बाद से भी अब नून लीग जो है वो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रही है। आपको भी पता है सिंध हुकूमत ने अपने वुज़रा पर मुश्तमिल भी कमेटी बनाई है मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, फिर आर्मी चीफ ने भी इसका नोटिस लिया है। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब ये कहने की बजाय कि सब कुछ विफाक ने करवाया है, विफाक के वुज़रा ने करवाया है, अब जो तहकीकाती कमेटीज़ बनी है इनका इंतज़ार कर लेना चाहिए? सिंध ने भी बनाई है, आर्मी चीफ भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बल्कि आज तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने कह लिया कि अदलिया को इसका खुद नोटिस लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। कायद आज़म के मज़ार पर जाकर कायद आज़म जिंदाबाद का नारा लगाना, मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जिंदाबाद का नारा लगाना या वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाना, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई या कोई ऐसी गैर कानूनी ये हरकत नहीं थी। याद रहे कि पाकिस्तान कायद आज़म ने वोट की बुनियाद पर बनाया था। हाँ, अगर तो कहीं आइन और कानून में ये लिखा है या ये हुकूमत ने कोई कानून बना दिया है कि इस मुल्क में कायद आज़म जिंदाबाद कहना, मोहतरमा फातिमा जिन्ना मादर मिल्लत जिंदाबाद कहना, ये खिलाफ कानून है, ऐसा नारा लगाना, तो फिर जाहिर है मैं समझता हूँ कि फिर उन्होंने गलती की है। सफदर साहब ने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। मैं आ रहा हूँ, मैं उधर आ रहा हूँ, ज़रा मुझे ज़रा आधा 1 मिनट दीजिए, मैं उस तरफ ही आ रहा हूँ। गुजारिश ये है कि इसी जगह पर कायद आज़म के मज़ार पर
2013 के इलेक्शन में इमरान खान साहब एक बाकायदा जुलूस की शक्ल में पहुंचे और वो वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, वो आप देख लीजिए चलाकर कि वहां ना सिर्फ नारेबाजी की गई बल्कि इमरान साहब ने कायद आज़म के मज़ार पे खड़े होकर अंदर उनकी कब्र मुबारक के पास मुक्के भी लहराए। तो क्या वो कानूनी था? और अगर ये गैर कानूनी है तो फिर सबसे पहले एक्शन तो इमरान खान साहब के खिलाफ लेना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात ये कि विफाक का इसलिए हम कहते हैं कि इसमें हाथ है चूंकि जो FIR कटवाई जा रही है वो विफाक के जो PTI है उनके वहाँ के एक ओहदेदार हैं और वो थानेदार SHO को बाकायदा एक धमकी आमेज लेजे में मजबूर कर रहे हैं कि तुम FIR काटो। तो इस पे तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि इसके पीछे सारा विफाक मौजूद है। लेकिन असल इसमें एक और मसला आ जाता है शाजिया बीबी, जो कि बहुत एक अफसोसनाक की तरफ से जवाब आया। शहजाद अकबर साहब ने कहा है कि अगर हमने गिरफ्तार करवाना ही था तो हम काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी ये हम शिक डालते, हमें तो फिर कुछ और डालना चाहिए था। अगर हमने गिरफ्तारी करवाना था तो फिर ना काबिल जमानत वारंट इससे इनकी जरा इंटेंशंस मुलाजा फरमा लें कि ये भी एक उनकी एक धमकी और एक अंदाजे सियासत है कि जी फिर हम तो नाकाबिल जमानत कराते हैं। हाउएवर हैविंग सेड दैट, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इसका एक बहुत और बड़ा पहलू है जो मजहबी और मुआशरती लिहाज से बहुत काबिल मजम्मत है कि एक मियाँ बीवी एक होटल के कमरे में क़याम पजीर हैं और जब आपका होटल के कमरे में आप रहते हैं तो एक तरह का आपका एक घर होता है, आपकी प्राइवेसी होती है। ये कहाँ लिखा है, किस इस्लामी मुआशरे में, कौन सी रियासत मदीना है कि आप चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ जौन सा है वो पामाल करते हुए आप दरवाजे तोड़कर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करते हैं? फुटेज आज सामने आई है कैप्टन सफदर को ले जाने की, वहाँ ऐसी कोई दरवाजा तोड़ना या हल्ला मचाना ऐसा कुछ नहीं था। उस फुटेज में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। ये जो अभी तहकीकात जैसे आपने फरमाया ना होंगी, उसमें ये सारे चीज़ें सामने आ जाएंगी। असल मसला ये है कि इसमें एक मोरालिटी का भी इशू है कि क्या कैप्टन सफदर सुबह के अलग सुबह एक मियाँ बीवी के कमरे में इस तरह जाना और जाकर गिरफ्तार करना, क्या इंतज़ार नहीं किया जा सकता था? क्या कैप्टन सफदर ने पिछली खिड़की से पाइप के जरिए उतर के भाग जाना था या कोई सीढ़ी लगा लेनी थी? कहने का मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो PDM के जलसों से, वो मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी से, और सबसे ज़्यादा कि इस वक्त हुकूमत जौन सी है वो अवाम में इंतहाई गैर मकबूल हो चुकी है। क्यों? महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी। आज सारा पाकिस्तान खैबर से लेके कराची तक इस महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज है। बात बिल्कुल ठीक है, सरकारी मुलाजिमीन सड़कों पर हैं। लेकिन जरा इसी मुद्दे पे आते हैं ना वापस, इसी मुद्दे पे वापस आते हैं ना। असल हुकूमत का मसला नंबर 1 होना चाहिए था कि इस मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करना, गरीब आदमी का मयार जिंदगी बुलंद करना, जिसका मैनिफेस्टो और वादा करके इमरान खान साहब तशरीफ लाए। ये चीज तो आप लोगों की तकरीरों में भी नजर नहीं आती है। लंदन में बैठकर जब नवाज शरीफ साहब तकरीर करते हैं तो उनका जो हदफ होता है सिर्फ या तो इस्टेब्लिशमेंट, इदारे, फौज या एहतसाब के इन केसेस पर बात होती है। एंड में जाकर कोई 4 मिनट 5 मिनट अगर कोई बात करता है तो महंगाई पर, बेरोजगारी पर और आवाम के लिए बात की जाती है। ये तो कहीं तकरीरों में, ये तो नवाज शरीफ साहब की तकरीरों में ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है जिसकी आप लोग बात कर रहे हैं कि हुकूमत को ये काम करना चाहिए। आप नवाज शरीफ साहब की सारी तकरीरें उठा के देख लें, गुजरांवाला के जलसे की तकरीरें देख लें, आप उनके बाकी जो उन्होंने खिताब किए हैं, उन्होंने हर तकरीर में गरीब आवाम की जो इस वक्त मुश्किलात हैं, महंगाई, सुई गैस के बिल, बिजली के बिल, बच्चों की फीसें, ठंडे चूल्हे, उन्होंने सब जिक्र किया है। आप जरा गौर से करें, मैं तो सुनी है, मैंने स्पीचेस में मौजूद भी था, हमने भी सुनी है, लेकिन फोकस उनका फौज पर तनकीद करना ही होता है उन तकरीरों। देखिए गुजारिश ये है कि मैं उसको तनकीद, तो जाहिर है आपका एंगल है, उसको आप दे सकते हैं। गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, उनके कुछ तजर्बात हैं, उनके कुछ मुशाहिदात हैं, उन्होंने कुछ महसूस किया है। मेरी आज शाजिया बीबी एक बात याद रखिए कि हम सब मुहिब वतन हैं, नवाज शरीफ भी मुहिब वतन है, और नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून पाक फौज के कतअन खिलाफ नहीं हैं हमारे लिए। और नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि पाक फौज के शहीद और गाजियों को सल्यूट किया उन्होंने।
इशू ये है कि देखिए, मुस्लिम लीग पाकिस्तान की खालिक जमात है जो पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की मुहाफ़िज़, और हम समझते हैं, मैं समझता हूँ कि पाक फ़ौज जो है वो पाकिस्तान की जुग्राफियाई सरहदों की मुहाफ़िज़ है, और पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम के लिए मुस्लिम लीग और पाक मुझे मुकम्मल करने दें। पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम के लिए हम समझते हैं कि मुस्लिम लीग और पाक फौज जो है उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हैविंग सेड दैट, अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक घर में भी हो जाते हैं इख्तलाफात, अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दोनों तरफ अगर हैं तो उसका बेस्ट हल है डायलॉग, बैठकर, चूंकि ये मुल्क हम सबका है। तो 2 हफ्ते पहले मरियम नवाज ने एक टीवी को इंटरव्यू दिया असमा शराजी को, उन्होंने कहा नहीं, किसी से डायलॉग नहीं होंगे, डायलॉग होंगे तो सिर्फ आवाम से होंगे, आवाम से बात होगी। तो आप किस डायलॉग की बात कर रहे हैं? राना सनाउल्लाह ने कल एक प्रोग्राम में कहा कि तीसरी फरीक को इंटरवीन करना चाहिए, मतलब कि पार्टी का बयानिया ही एक नहीं है। नवाज शरीफ साहब का हमेशा ये बयानिया रहा है, मरियम बीबी का भी यही बयानिया है, शाहिद खाकान साहब भी बारहा कह चुके हैं कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान, क्योंकि ये मुल्क तमाम स्टेक होल्डर्स का है, और जो भी कोई शिकायत हैं, चाहे इस तरफ है चाहे उस तरफ है, उसका बैठकर अजाला होना चाहिए, और हमारी जितनी तवानाइयाँ कोशिश होनी चाहिए वो पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना और पाकिस्तान के गरीब अवाम को इस महंगाई से निजात दिलाने में होना चाहिए। और आखिरी बात, और इस मुल्क में जो 2.5 साल से इंतकामी सियासत का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसकी ताज़ा मिसाल जौन सी और कैप्टन सफदर के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया, इन चीज़ों का खात्मा होना चाहिए, वरना पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा। जी, एक मेरा आपसे आखिरी सवाल, नेक्टा ने जो दहशतगर्द हमलों का अलर्ट जारी किया है कि कोयटा और पेशावर में मुमकिन दहशतगर्दी के हमले हो सकते हैं, मजहबी जो सियासी जमातें हैं, ऑपोजिशन की जो जमातें अब जलसे करने जा रही हैं, आपको नहीं लगता कि इस अलर्ट के बाद कुछ चुकन्ना होना पड़ेगा आप लोगों को? अगर जलसे मुलतवी भी करने पड़े तो आप लोगों को करने चाहिए? ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, बहसीत मुसलमान हमारा फ़र्ज़ है, एहतियात ज़रूर लाजमी है, लेकिन याद रहे कि यही वही दहशत गर्दी है जो नवाज शरीफ के दौर में ख़त्म हो गई थी। आज अगर ये नेक्टा ने ये इशू किया है, अलर्ट इशू किया है, तो ये हुकूमत का काम है कि वो तमाम जो शहरी हैं, ये जो जलसे हैं, उनमें बाकायदा उसको प्रोटेक्शन दें उनको, क्योंकि जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का है। इन्होंने 126 दिन जब धरना दिया था तो जाहिर है उस वक़्त मुल्क में एक दहशतगर्दी के खिलाफ भी जंग जारी थी, लेकिन उसमें उस वक़्त की हुकूमत ने ना सिर्फ इनको 126 दिन बर्दाश्त किया हमारी हुकूमत ने, बल्कि इनकी सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया। तो सिक्योरिटी जो होती है आम शहरी से लेकर एक लीडर तक, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, और इसमें हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए और इंतकामी सियासत से ज़रा थोड़ा सा अब उनको हट जाना चाहिए और पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में चलना चाहिए आगे। और असल जो मसला है गरीबों का, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, अब आज इन्होंने रेडियो पाकिस्तान के 750 गरीब मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया, उनके चूल्हे बुझा दिए। पाकिस्तान का मसला जो है वो महंगाई है, बाकी भी मसले हैं, इसलिए हम कहते हैं कि एक नेशनल ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स के जो आइन और कानून के तहत के बावजूद जो गुजरांवाला का जलसा था हो जाना चाहिए। 11 जमातें मिलकर अगर यही मुद्दा आवाम के पास लेकर जाती और इसी मुद्दे के तहत अगर आवाम ने निकलना होता तो आप लोगों का गुजरांवाला का जलसा बहुत हैवी होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, जो इस बात का गुजरांवाला का ये देखिए गुजरांवाला का जलसा जो था ना, वो हम उसे कामयाबी कहते हैं जब खुद हुकूमती जराए कह रहे हैं कि, और हमेशा वो कम तादाद बताते हैं, जो जी मैं उसे कामयाब जलसा कहूंगा। इसकी वजह यह है कि स्टेडियम भी भरा हुआ था और उतने ही लोग स्टेडियम से बाहर भी थे जितने जलसागाह के अंदर से। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग के रहनुमा सेनेटर आसिफ करमानी साहब मेरे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। माहिर कानून साबिक प्रोसिक्यूटर नैब बैरिस्टर राजा आमिर अब्बास साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब आपका। आमिर साहब, आपको भी पता है वफाकी हुकूमत एक बार फिर से एक्टिव हो गई है आपके किसी भी तरीके से नवाज शरीफ को जो है ना वो वतन वापस लाना है, और बरतानिया से नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने के लिए एक और दरख्वास्त दी है। और अब कहा जा रहा है कि जो ख़त ज़ाती तौर पर दिया है ये इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमिश्नर को दिया गया है। अब वज़ीर आज़म साहब ने चंद रोज़ पहले जिस तरीके से मुंह पर हाथ फेरा और कहा कि तुम आओ मैं तुम्हें देखता हूँ, तो आपको लगता है कि वाकई हुकूमत जो है ना वो कोई ना कोई ऐसा कानूनी हरबा इस्तेमाल करके नवाज शरीफ को वापस लाने में कामयाब हो ही जाएगी? क्या इतना आसान है जिस तरीके से अब हुकूमत एक्टिव हुई है नजर आ रहा है? शाजिया, ये जो वज़ीर आज़म ने मुंह पे ऐसे हाथ फेर के कहा, इससे कबल अगर आप देखेंगे, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो जब पैनामा में फैसला आया, फिर उसके बाद एक दो और केसेस में नैब ने कार्रवाई शुरू की, तो इस मुल्क में जो आम आदमी है उसको पहली दफ़ा यह एहसास हुआ कि वाकई ही मजबूत और जो अशराफियाँ हैं उनका भी एहतसाब हो सकता है। लेकिन उसके बाद जब उनकी अपीलें चली, सज़ाएँ हुई, तो उस वक्त भी लोग समझ रहे थे कि सज़ा हो गई, बहुत इस जहाँ यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। लेकिन जब मियाँ नवाज शरीफ किसी भी तरीके से मुल्क से बाहर चले गए तो अवाम ने ये देखा कि जरदारी साहब ज़मानत पे, उनकी बहन ज़मानत पे, मियाँ साहब बैरून मुल्क चले गए, उसके बाद उनकी जो बेटी हैं मरियम बीबी ज़मानत पे जलसे करे, तो अवाम का जो एतमाद था या जो एक उम्मीद की लहर थी कि इस मुल्क में करप्शन करने वाले जो अशराफियाँ हैं उनको भी सजा होगी, वो यकदम खत्म होगी और एक मायूसी का वो आ गया। अब इस चीज को देखते हुए जो पीटीआई की हुकूमत थी वो तो आई ही एहतसाब का नारा लेके आई थी, तो ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट जो कि जजमेंट दे चुकी है, एक नहीं काफी सारी, और 3-4 जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुजरे हैं वो नैब की जो कारकर्दगी है उससे बिल्कुल मायूस हो गए, और उन्होंने बहुत से ऐसे रिमार्क्स दिए जिससे लगा कि नैब जोन सी है और ये जो एहतसाब का अमल है ये इस मुल्क में जो जिस तरीके से चलना चाहिए ये नहीं चल रहा, बल्कि उल्टी इन लोगों को जिनकी मेगा करप्शन के केसेस हैं इनको क्लीन चिट्स दी जा रही हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ये उसकी कंटिन्यूएशन है, जो आज से तकरीबन 1 माह कबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक तो नैब के रूल्स बनाइए और नंबर 2 नैब की अदालतों को मजीद इसमें एडिशनल 120 अदालतों को जोड़ा जा रहा है। जो चंद रोज पहले भी मैंने अब शॉर्ट भी चलाया कि जो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं दरखास्त करता हूं आला अदलिया से, मैं दरखास्त करता हूं नैब से कि जो केसेस की रफ्तार है उसको तेज कर दिया जाए, रोजाना की बुनियादों पर समात। अब जोड़ा जा रहा है कि शायद वज़ीर आज़म साहब के कहने पे ये हो रहा है। नहीं, ये केस तो उसकी जो पीपल्स पार्टी के हैं खोसा साहब, उनका एक केस चल रहा था 2 माह कबल, उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट उसमें 100 मोटो लिया और उस 100 मोटो के नतीजे में ये लाखड़ा पावर का शायद केस था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या वजह है कि ये एहतसाबी अमल उस रवानी से नहीं चल रहा, ये नैब की अदालतों में सालों साल केस रुक जाते हैं। अब ये जो आज का फैसला है ना, इसको कतन हम इमरान खान की ये जो कन्वेंशन सेंटर की स्टेटमेंट से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि मैंने इसकी तमाम ऑर्डर शीट्स देखी हुई हैं। अब बात यह है कि आज के फैसले के बाद मैं समझता हूं कि वो अफराद उनको में एक खुशी की लहर दौड़ेगी कि जो गरीब लोग हैं या जो छोटे ग्रेड के हैं, जो खामखा नैब के केसेस में फंसे हुए हैं और 7-7, 8-8, 9-9 साल से पेशियां भुगत रहे हैं और कोई फैसला नहीं हो पा रहा। लेकिन उसके की बातें होती हैं तो मवाजना शुरू कर दिया जाता है। एक सेकंड दीजिएगा। जी। हाँ, उसके अलावा एक बात है, वो शख्स जो ये मेगा करप्शन में इन्वॉल्व हैं और जो ये समझते हैं कि ठीक है भले से नैब की अदालत में हमारा केस भेज दो, 7, 8, 9 साल हम इसको चलाते रहेंगे। आपके इल्म में होगा कि हुदैबिया का केस था, सालों साल चला, जरदारी साहब के केस थे, सालों साल चला, और अल्टीमेटली उसमें यह हुआ कि नैब की प्रोसिक्यूशन के गवाह इधर से उधर हो गए, कागजात फोटोकॉपीज में तब्दील हो गई, कहीं टाइम बार्ड हो गया। तो इस अमल को
रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बहुत अच्छा फैसला दिया है। अब मियां नवाज शरीफ साहब को लाने की जो आपने बात की, ये एक वाकई ही मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारी ट्रीटीज नहीं है। मैं इस लिहाज से भी पूछने लगी थी कि इससे पहले अल्ताफ हुसैन को लाने की बड़ी कोशिशें की हुकूमतों ने, नहीं ला सके। इसहाक डार साहब को लाने की बड़ी कोशिशें हुई, उन्हें भी इश्तिहारी करार दिया गया, नहीं लाया जा सका। तो कहा जा रहा है कि फिर इतना आसान नहीं है नवाज शरीफ साहब को भी वापस लेके आना। कोई मुमासलत लगती है आपको इसमें? देखिए, मवासलत थोड़ा सा उसमें ये नहीं हो सकती। मवासलत सिर्फ एक ही है कि चूंकि अल्ताफ हुसैन का आपने नाम लिया, या इस किस्म की वो मवासलत यही है कि जो बरतानिया है वो सियासी तौर पे भी देखता है, सियासी तौर पे भी देखता है। मवासलत की बात कर रहा हूँ, क्या हमें क्या फायदेमंद होगा। और जो बात है कि मवासलत नहीं है, दोनों में इस बात पे मवासलत नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब एक सजा याफ्ता मुजरिम हैं। वो मुलजिम थे, ये मुजरिम है, और ये मुजरिम अदालत से जमानत लेके गया है कि मैं अपना इलाज करवाऊंगा। अब जो यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है, उसका यूके और पाकिस्तान दोनों सिग्नेटरी हैं। यूके के अपने लॉज हैं जो ये कहते हैं कि जो कॉन्विक्ट्स हैं उसको हम इस मुल्क में जिनकी 4 साल से ज्यादा की सजा होगी, हम उन्हें नहीं रहने देंगे। लेकिन फिर भी स्टेट टू स्टेट अगर ये बात हुई और पाकिस्तान की स्टेट ने ये बात यूके की स्टेट से की, तब तो उम्मीद नजर आएगी। लेकिन अगर खाली नैब पे ये छोड़ दिया गया कि वो नवाज शरीफ को वापस लाएं, तो कतन नहीं ला पाएंगे, क्योंकि यूके देखेगा कि उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है। वो तो खैर ऑलरेडी कस्टडी में है। देखिए, वो अंडरटेकिंग में मैक्सिमम कोई किसी चीज की ये अंडरटेकिंग नहीं दे सकता। वो अंडरटेकिंग ही गलत थी कि मैं वापस लाऊंगा। कोई शख्स किसी को, खासकर जब वो फॉरेन कंट्री में है, आप मजबूर नहीं कर सकते कि आप चलिए मैं आपको या तो उठा के ले जाऊंगा। तो वो तो अंडरटेकिंग ही उस वक्त गलत तौर पे मैं समझता हूं कि अदालत ने उसको ले लिया था। अंडरटेकिंग्स इस किस्म की नहीं होती, श्योरिटीज होती हैं कि मैं अगर नहीं आए तो इतने अरब रुपए, जो 7 अरब की बात हुई थी कि मैं वो नहीं माना गया, जिसको फोरफिट किया जा सकता है, वो नहीं माना गया। तो अब नवाज शरीफ साहब की जो एक फैक्टर मुझे उनके रास्ते में इम्पीडिमेंट लग रहा है वापस लाने का, कि कहीं वो जो पाकिस्तान के 3 दफा के वजीर आजम रह चुके हैं, ये जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, क्या वो वाकई ही चाहेगी कि ये पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए, या ऐसे जो अफराद होते हैं इन्हें जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं वो अपनी मफाद के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो कहीं खुदा न खास्ता उस वजह से अगर रोक लिया गया तो फिर ये पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया होगा कि वहां बैठ के फिर वो ऐसा जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर कानून, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब बैरिस्टर राजा आमिर अब्बास साहब मेरे साथ थे। नाजरीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस फिर से फैल रहा है और ख़तरनाक दूसरी लहर के खदशात का इजहार किया जा रहा है। हुकूमत ने आइंदा 2 हफ्तों को अहम करार दिया है। अगर इन 2 हफ्तों में कोरोना वायरस के केसेस में मजीद इजाफा हुआ तो फिर से लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है, जिससे ना सिर्फ ज़ाहिर है मुल्की मईशत को नुकसान होगा बल्कि समाजी मसाइल भी जन्म लेंगे। गुज़श्ता 1 हफ्ते से इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ बड़े शहरों में कोरोना की जो वबा है ये मुसलसल बढ़ रही है और अमवात की शरह में इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि मंगल के रोज़ तकरीबन 2.5 माह के बाद एक ही रोज़ में कोरोना से सबसे ज़्यादा 19 हलाकतें हुई हैं। इससे पहले 6 अगस्त को एक ही रोज़ में 21 अफराद कोरोना से जाँ बहक हुए थे। अमवात और केसेस की बढ़ती हुई शरह ने हुकूमत को दोबारा ज़ाहिर है लॉकडाउन करने के हवाले से सोचने पर मजबूर कर दिया। NCOC के मुताबिक अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद ना हुआ, SOPs की खिलाफ वर्जी ऐसे ही होती रही, तो मुख्तलिफ हाई रिस्क सेक्टर्स जो हैं, ट्रांसपोर्ट है, मार्केट्स हैं, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स, इनको पहले की तरह दोबारा से फिर बंद किया जा सकता है, क्योंकि इन हाई रिस्क शोबों के खुलने की वजह से कोरोना दोबारा से फैल रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है SOPs पर अमल नहीं हो रहा है।
NCOC के आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते के दौरान कोरोना से यौमिया अमवात की जो तादाद है ये 12 रही, जो गुज़श्ता चंद हफ्तों की निस्बत ज़्यादा है। आमतौर पर ये देखा जा रहा है कि शादी हॉल्स और तालीमी इदारों में ख़ास तौर पर SOPs को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। 200 अफराद की गुंजाइश होती है शादी हॉल्स में, 300 अफराद वहाँ पर मौजूद होते हैं। एक दूसरे के साथ हाथ भी मिलाए जा रहे हैं, ना समाजी दूरी का किसी को एहसास है और ना ही कोई मास्क पहने नज़र आता है। ऐसे ही हालात जो है हमें तालीमी इदारों में भी नज़र आ रहे हैं। तालीमी इदारों के अंदर तो समाजी फ़ासला होता है, मास्क भी इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन छुट्टी जब होती है, तलबा जब एक साथ निकलते हैं, दरवाज़ों पर रश होता है, फिर स्कूल्स वैन्स में बड़ी तादाद में जो है ना वो बच्चे होते हैं। मुल्क भर में सैकड़ों तालीमी इदारे जो हैं SOPs पर अमल दरामद ना करने की वजह से बंद किए जा चुके हैं। और अब अगर दोबारा से ऐसी सूरत हाल रहती है तो यकीनी तौर पर हुकूमत को सख्त इक़दामात की तरफ जाना पड़ेगा। जबकि इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल को देखा जाए तो अपोजिशन के होने वाले जो जलसे हैं इनमें भी SOPs को इम्प्लीमेंट करता हुआ कोई नज़र नहीं आता है। SOPs को मज़ीद नज़रअंदाज किया गया तो यकीनन कोरोना जो केसेस हैं इनकी सूरत हाल मज़ीद जो है ना वो संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आज 22 अक्टूबर तक के केसेस की बात करें जो मीडिया में आज रिपोर्ट हुए हैं कि आज तक मुल्क में कोरोना वायरस के जो केसेस सामने आए हैं 443 मरीज़, 7 अमवात की तस्दीक हुई है। आप भी जानते हैं फरवरी में जब पहला केस रिपोर्ट हुआ उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता केसेस बढ़े, मई जून में केसेस पीक पर चले गए, फिर अगस्त सितंबर में हालात बेहतर होना शुरू हो गए, नॉर्मल होना शुरू हो गई सिचुएशन। इवन के वर्ल्ड बैंक के साबिक चीफ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि अमेरिका अगर पाकिस्तान की तरह इक़दामात करता है तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल से बचा जा सकता था। तो डॉक्टर साहब, अभी जो सिचुएशन फिर से केसेस बढ़ने की तरफ जा रही है, आपका क्या ख्याल है? ये जो एक्टिविटीज़ बहाल हुई हैं, स्कूल दोबारा से खुल गए हैं, SOPs पर अमल नहीं हो रहा, फिर मार्केट्स, कारोबार सब कुछ बहाल हो गया, तो कितनी डेंजरस हो सकती है दूसरी लहर? डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल ठीक आपने डिस्क्रिप्शन दिया जी कि सिचुएशन हमारी खासी बेहतर थी आज से चंद हफ्ते पहले तक, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब हमारे नंबर्स और बड़े वाज़े तरीके से, इसमें कोई शक नहीं रहा कि जो अदाद शुमार हम इकट्ठे करते हैं उसके मुताबिक हमारे जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। इसकी सबसे वाज़े वजह जो जिस पे मेरे ख्याल से कोई शक नहीं होना चाहिए वो तो ये है कि बतौर कौम हमने ये गलत फ़ैसला कर लिया, ये इस खुशफहमी में मुब्तला हो गए कि ये बीमारी ख़त्म हो गई और अब हमें कोई खौफ व ख़तरा नहीं है इससे। अच्छा, उसमें जो चीज़ प्रॉब्लमेटिक है वो ये है कि ये बीमारी अभी गायब तो नहीं हुई, मौजूद तो है। इसको जहाँ कहीं हम मौका देंगे और तो ये सर उठाएगी और बढ़ेगी और इससे भी ज़्यादा बढ़ सकती है। और वो मौका क्या है? वो हर वो एक्टिविटी है जिसमें एक तंग जगह में हजूम होगा, चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे वो कोई कारोबारी जगह हो, चाहे वो कोई जलसा जुलूस हो। और ख़ुसूसन अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, हमने अगर मास्क नहीं पहना और हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग खड़े हैं तो जाहिर है वायरस को तो मौका मिलेगा एक शख्स से दूसरे तक ट्रांसमिट होने का। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये जो वेदर चेंज हुआ है, अब देखें फोक का भी कहा जा रहा है, स्मोक और फिर सर्दी आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है हर गुजरते दिन के साथ मौसम और बदलेगा, सर्दी बढ़ेगी। इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि वायरस ज़्यादा असर करेगा या कम असर करेगा? जैसे पहले बातें की जा रही थी कि गर्मी में वायरस ज़्यादा फैलता है, ज़्यादा आप इफेक्ट करता है, सर्दी आएगी तो ये वायरस ख़त्म हो जाएगा। इसमें किस हद तक सदाकत है डॉक्टर साहब? मैं समझता हूँ जी, जो एक चीज़ हमें मालूम है अभी मौजूदा इंफॉर्मेशन और नॉलेज के से, वो ये ज़रूर है कि जो सांस के ज़रिए जो इन्फेक्शंस होती हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिनको बोलते हैं, वो अमूमी तौर पे सर्दियों में ज़्यादा होती हैं। अब इसमें एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं और ये किसी को नहीं पता कि इस वायरस की क्या बिहेवियर होगा इस दौरान। लेकिन चूंकि ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है तो ये एक खदशा और इस खदशे का इजहार एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है। अच्छा, उसमें एक और भी फैक्टर है। सोचिए कि सर्दियों में लोग ज़्यादा क्लोज बैठते हैं, सर्दी होती है, दरवाजे खिड़कियाँ भी बंद होती हैं, सनलाइट भी कम अंदर करते हैं। आपने फॉग और स्मॉग और धुंध वगैरह ये सारी चीज़ें भी जो लाइट है, अल्ट्रावायलेट लाइट, उसकी कमी को करती है। तो ये हो सकता है कि कंट्रीब्यूट करें। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जो चीज़ हमारे हाथ में है, अब सर्दी तो एक कुदरती अमल है, उसको हम कितना तब्दील कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तो हमारे हाथ में है ना। हजूम में जाना या
हमारी दुकानों में बाहर लिखा हुआ है नो मास्क नो सर्विस, लेकिन उसका ना जो ग्राहक हैं वो उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और ना दुकानदार उस चीज़ को एनफोर्स कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम शादियों के SOPs बोलें तो ठीक है, शादी घर भी बंद हुए हैं, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव फाइन, लेकिन ये सब मिलजुल के होगा ना। ये पहले भी जो सक्सेस आई थी, जो बेहतरी आई थी, वो किसी एक तबके ने या किसी एक हमारी सोसाइटी के हिस्से ने अकेले से तो नहीं किया था, सब ने मिलकर काम। तो इंतजामी तौर पर भी था, दुकानों में भी उसकी बेहतर कंप्लायंस थी, हम भी कर रहे थे। बल्कि मैं कहूँगा कि एक जो तबका या एक सेक्टर जो हमारा है जिसने बेहतर कंप्लायंस अभी तक दिखाई है, मैं समझता हूँ वो स्कूल्स हैं। वहाँ भी जो हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहाँ इनका जो इतलाक है इन एहतियाती तदाबीर का, वो बेहतर दिख रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये सब चीज़ें अपनी जगह, मार्केट्स खुली हैं, तालीमी इदारे खुले हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल हैं, ये सब एक तरफ, ये जो अपोजिशन ने मजमे इकट्ठे करने का जो एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, जलसे जुलूस हो रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि मौजूदा सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए इतने मजमे की इजाज़त हुकूमत को नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत को ये खौफ था, जिसका हुकूमत ने इजहार भी किया कि अगर हम जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगाएंगे तो हम पे ये इल्ज़ाम लगेगा कि शायद हम इनकी तहरीक से, जलसे जुलूसों से डर गए, हमें खौफ आ गया, इसीलिए हुकूमत ने इस पर पाबंदी नहीं लगाई, ना ही मना किया। तो आपको नहीं लगता ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है? अब जहां आप देखें, पहले कराची में हुआ, गुजरांवाला में हुआ, 25 को कोयटा में होने जा रहा है, तो सर ये तो बहुत बड़ा सोर्स बनेगा अगर इसी तरीके से केसेस बढ़ते रहे तो। देखिए, जलसे जुलूसों और तमाम उन गैदरिंग्स के लिए जो हम किसी वजह से भी इकट्ठे हों, चाहे खुशी का मौका हो, गम का हो, कोई मजहबी त्यौहार हो, उसके लिए हमने कुछ तजावीज़ और SOPs लिख रखे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर उनको फॉलो किया जाए तो ये इन सरगर्मियों को कायम रखते हुए एक तरीके के मुताबिक उसके बावजूद जो है ये बेहतर चीज़ मैनेज हो सकती है। लेकिन अगर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं किसी भी इवेंट के, या जो ओनर्स हैं किसी शॉप के, या एक दावत है कहीं आप वहाँ गए हैं, या शादी घर है, उसके जो उस जगह के जो ओनर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, जो एक जिम्मेदार शख्स है वहाँ, अगर वो नहीं करेगा तो फिर जाहिर है ये मामला हाथ से निकल सकता है। तो डॉक्टर साहब, ये अमेरिका में, यूरोप में, लंदन में आपको पता है कि दोबारा सिचुएशन जो है वो लॉकडाउन की तरफ जारी है। क्या वजह है कि ये आपको पता है ये जो सारी कौमें हैं ये बहुत ज़्यादा महज़ब हैं, बहुत ज़्यादा SOPs को फॉलो करने वाली ये लोग हैं, तो क्या वजह है कि वहाँ पर इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और दोबारा से सख्त तरीन, ये भी नहीं कि स्मार्ट लॉकडाउन, सख्त तरीन लॉकडाउन में ये मुल्क जो है ना वापस जा रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, कोरोना वैक्सीन ट्रायल की जो बात हो रही थी वो प्रोसेस कहाँ तक जो है ना वो पहुँचा? उसके बाद बड़ी होप पैदा हुई थी, बड़ी एक उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद 6 महीने में, 8 महीने में जो है ना वैक्सीन आ जाएगी तो हमारी जो है ना अल्लाह इससे जान छुड़वा देगा, तो वो प्रोसेस डॉक्टर साहब कहाँ तक पहुंचा है? दोनों बातों का जिक्र कर देता हूँ जी। बिल्कुल, बहुत से दूसरे मुल्क हमारी निस्बत कई दफ़ा ज़्यादा हमें डिसिप्लिन महसूस होते हैं, लेकिन एक आपको बताऊँ कि एक फटीग दुनिया भर में आ रही है। एक नेचुरल जो एक कुदरती इंसानी अमल है ना, तंगी का, किसी भी रिस्ट्रिक्शन से, मेरे ख्याल वो भी ऑपरेटिव हो रहा है। तो इसलिए हमें इसकी जो मैसेजिंग करनी है, जो लोगों को कन्विंस करना है, उसके बारे में भी हमें सोचना होगा कि ये कैसे समझाएं कि इस वक्ती तंगी को बर्दाश्त कर लें, नहीं तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स जो हैं सारी दुनिया में प्रेशर में आ जाएंगे। आपके सामने है कि हमसे बहुत बड़े मुल्क जो जिनके पास ज़्यादा बड़ी कैपेबिलिटीज़ हैं, ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके यहाँ भी मुसीबत पड़ गई थी उनके हेल्थ सिस्टम को। तो ये हमें सोचना, मेरे ख्याल से मीडिया इसमें हमारी बहुत हेल्प कर रहा है। आज आपसे मेरी बात हो रही है, दीगर जो हमारे बड़े जिसे कहते हैं ना मुअज़्ज़ज़ एंकर्स हैं, उन्होंने इस पर बात की है। तो कोशिश तो सब कर रहे हैं, हम भी ये मैसेजिंग बड़ी एग्रेसिवली कर रहे हैं और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी कर रहे हैं, लेकिन अवाम और हम सबको बतौर सिटीजन्स भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है, मेरे ख्याल वैक्सीन के ट्रायल्स तो बिल्कुल चल रहे हैं, उसमें एनरोलमेंट हो रही है, लेकिन साइंस की जो ये पेस है थोड़ी स्लो होती है। लोग एनरोल होते हैं, रिजल्ट्स एनालाइज होते हैं, तो चंद माह तो इसमें लग जाएंगे। फिर अगर वैक्सीन कारामद साबित होती है, फिर उसकी प्रोडक्शन और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये चंद माह का प्रोसेस है, इतनी जल्दी ये वैक्सीन हमारे हाथ में नहीं होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, महंगाई से परेशान आवाम के लिए मौसम सरमा में मुश्किलात जो हैं ये मज़ीद बढ़ने जा रही हैं। ख़बर यह है कि वज़ारत तवानाई ने 5 सिफारिशात पर समरी काबीना कमेटी बराए तवानाई को इरसाल करती है, जिसकी रोशनी में घरेलू सार्फिन के लिए गैस नाकाबिल यकीन हद तक महंगी होने का इम्कान है। जबकि वज़ीर आज़म पहले ही ये कह चुके हैं कि मौसम सरमा में गैस का बदतरीन बहरान आएगा। मतलब ये हुआ कि गैस महंगी भी मिलेगी और फिर मिलेगी भी नहीं। अगर मिलेगी तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी। लेकिन ज़राए का ये दावा है कि हुकूमत ने बदतरीन गैस बहरान से निपटने के लिए गैस की तरसील और फ़रोख्त के मौजूदा सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का फ़ैसला किया है। नए सिस्टम के तहत सुई सदर्न और नॉर्दर्न कंपनी की मुल्क भर में इजारादारी को ख़त्म किया जाएगा और फिर सूबाई सतह पर गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को कायम किया जाएगा। जबकि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको भी सूबाई सतह पर गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ कायम करने की इजाज़त दी जाएगी। ज़राए से मिलने वाले इत्तलात के मुताबिक मुल्क भर में गैस की तरसील का निज़ाम जो है सुई सदर्न और नॉर्दर्न से वापस लेकर नेशनल गैस ट्रांसमिशन कंपनी कायम की जाएगी, जिसकी मलकियत वफाकी हुकूमत के पास रहेगी। और फिर इस फैसले की बुनियादी वजह मुल्क में गैस की पैदावार में मुसलसल कमी, गैस चोरी और लॉसेस के बायस सुई नॉर्दर्न और सदर्न को सालाना अरबों रुपए नुकसान है। महंगी दरामदी गैस और फिर आइन के आर्टिकल 158 के तहत सूबों की जानिब से बिला तातुल गैस की फराहमी का मुतालबा है। आलमी कंसल्टेंट के ज़रिए सूबों और दोनों गैस कंपनियों से मुशावरत का जो अमल है इसको मुकम्मल कर लिया गया है। अब इस पर इम्प्लीमेंटेशन अमल दरामद कब शुरू होगा, क्या इससे वाकई आवाम को रिलीफ मिलेगा, इस सब पर मैं बात करूँगी हमारे इस्लामाबाद की ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, जो वज़ारत तवानाई ने 5 सिफारिशात पर समरी काबीना कमेटी बराए तवानाई को इरसाल की है, अगर इस समरी को मंजूर कर लिया जाता है तो कितने फ़ीसद जो है, किस हद तक जो है वो गैस महंगी हो जाएगी और सारे का सारा बोझ जो है क्या ये फिर आवाम पर, मेरे पर, आप पर, हम जैसे आम लोगों पर पड़ेगा? शाजी, देखिए, हुकूमत काफ़ी अरसे से गैस के शोबे में इस्लाहात के ऊपर काम जारी रखे हुए है और मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर रहे। लेकिन एक मखसूस एक लॉबी की कोशिश थी कि जिस तरह माजी के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो पावर सेक्टर है उसको वापडा होल्ड करता था, तमाम मुल्क भर के अंदर बिजली की पैदावार, तकसीम, तरसील का अमल वापडा के पास था। उसके बाद आलमी इदारों की इमा के ऊपर उसको अनबंडल किया गया, मुख्तलिफ तकसीम कार कंपनियाँ कायम की गई, बेशुमार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भर्ती हुए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भर्ती हुए। आज नौबत ये है कि 2000 रुपये से ज़ायद का गर्शी कर्जा है और बिजली की कीमत आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अब यही सूरत हाल गैस के शोबे में बनने जा रही है। उसकी बुनियादी वजह तो यह है कि गुज़श्ता कई सालों से हमने मुल्की गैस की जो पैदावार थी उसको उस तरीके से नहीं बढ़ा पाए, उसकी राह में बेशुमार रुकावटें खड़ी की गई। अल्टीमेटली इंपोर्टेड गैस के ऊपर हमारा इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ और अब जो हमारी 2 गैस कंपनियां हैं, सुई नॉर्दर्न जो कि पंजाब और KPK में ऑपरेट करती है, सुई सदर्न सिंध और बलूचिस्तान में ऑपरेट करती है। अब ये तजवीज़ आई है कि हमें गैस की कंपनियों की भी अनबंडलिंग कर देनी चाहिए। सूबाई सतह के ऊपर कम से कम 4 कंपनियां बने और इससे ज़्यादा भी बन सकती हैं तो बनानी चाहिए। और जो गैस ट्रांसमिशन का शोबा है मुल्क भर के अंदर, वो वफाकी हुकूमत नेशनल गैस ट्रांसमिशन कंपनी कायम करके अपने पास रखे, जो कि एक बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श काम है। ज़राए का ये कहना है कि जो समरी मूव की गई है इसके पीछे भी वही माजी की जो वापडा वाली प्रैक्टिस थी वही कार फरमा है कि हुकूमत या कुछ लोग मुस्तकबिल के अंदर ट्रांसमिशन के जरिए से भारी मुनाफा कमाएं और मुख्तलिफ छोटी छोटी गैस कंपनियां कायम करके वही सूरत हाल होगी जो इस वक्त बिजली की तकसीम कार कंपनियों की है। जैसे इसका मतलब है जो प्राइवेट कंपनीज होंगी उनको भी प्रोविंशियल सूबाई सतह पर गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो है ना वो कायम करने की इजाजत होगी। जो निजी कंपनियां हैं उनको भी इजाजत दी जा रही है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये इजाज़त तो इस वक्त भी उन्हें हासिल है और ठीक है आप गवर्नमेंट उनको इजाज़त दे, लेकिन जो अनबंडलिंग का प्लान है ये बहुत तबाहकुन साबित हो सकता है। हुकूमत ने पहले वापडा को अनबंडल किया, तकसीम कार कंपनियां बनाई, फिर पैप को ख़त्म की, फिर पैप को बनाई जा रही है। अब यही प्रैक्टिस जब आप यहाँ पर करेंगे तो अल्टीमेटली कोई इनके पास सॉलिड जो इसका रिजल्ट है ये सॉलिड फार्मूला या सॉलिड प्लान नहीं है, क्योंकि एक आलमी कंपनी ने इस बात की निशानदेही की थी कुछ अर्सा कबल हुकूमत को। IPPs और कंपनियां और उस वजह से सर्कुलर डेट के एक जाल में हम फंसते चले गए। यहाँ पर भी फिर कोई ज़ाहिर है कोई ऐसा मामला हो सकता है।
जी एग्जैक्टली बिल्कुल इसी सूरत हाल की मंजर कशी की है। एक आलमी कंपनी ने हुकूमत को बताया गया कि अगर आप ये इकदाम करेंगे तो इसके नतीजे में यही सूरत हाल होगी। उसके बाद जो बेरोज़गारी बढ़ेगी, कंपनियां बैंक दिवालिया हो जाएंगी और आपके लिए काम जारी रखना कितने अरसे तक अरबों रुपए की सब्सिडी आप इसमें शामिल करेंगे। क्योंकि इस वक्त ट्रांसमिशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है ये वो एक एवरेज गैस सेल प्राइस लॉसेज वो एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं। जब आप अनबंडल करने जा रहे हैं, आपके पास कोई इफेक्टिव प्लान नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां सिर्फ गैस लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो गैस बहरान है वो कैसे हल होगा? क्योंकि वज़ीर आज़म तो हमें ये नवीद दे चुके हैं ना कि इस साल जो है ना वो गैस का शदीद बहरान आ सकता है। तो अब गैस तो जितनी है वो तो उतनी रहेगी, ये बहरान कैसे खत्म होगा? नया सिस्टम आप ले आए, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ले आए, लेकिन जो गैस का बहरान है इसको आप कैसे खत्म करेंगे? देखिए ये जो गैस का ये बहरान है ये फौरी तौर के ऊपर तो कोई इनके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं जिसको ख़त्म कर सके। सारा इन्हिसार है दरामदी गैस के ऊपर। और इस जो नाइट एडिशन को मसूल होने वाली दस्तावेज है उसमें वो बता रहे हैं कि हम LNG बहुत महंगी है, हम घरेलू सार्फिन को सप्लाई करते हैं, रिकवरी नहीं हो पा रही और गैस कंपनियां अरबों रुपए के बोझ तले दब चुकी हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 80 रुपए से ज़ायद वाजबात हैं जो कि LNG घरेलू शोबे को दी गई और रिकवरी नहीं हो सकी। पावर सेक्टर RLNG खरीदने को तैयार नहीं है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री RLNG खरीदने को तैयार नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर एक बहुत बड़ा क्योस होने जा रहा है आने वाले महीनों में, क्योंकि महंगी गैस को खरीदने को तैयार नहीं है। हुकूमत ने इसके अंदर क्या प्रपोजल दिया है कि हमें एक कम से कम जो भी सार्फिन हो, घरेलू सार्फिन हो, कमर्शियल सार्फिन हो, वो एवरेज गैस की जो सेल प्राइस है वो हर सूरत पे करे। अगर वो इंप्लीमेंट कर दिया तो घरेलू सार्फिन के लिए जो गैस की बिल अदा करना वो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। गर्मियों में बिजली के बिल जानने छोड़ते हो, अब सर्दियों में जो है गैस के हजारों बिल जो है ना वो पे करना पड़ेंगे। एग्जैक्टली और अब सूरत हाल ये है कि इस प्लान को आइंदा हफ्ते कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी के सामने पेश किया जाएगा और इतलात ये है कि इस प्लान को मंजूर करवाने की तैयारी कर ली गई है। लेकिन इसका वही सूरत हाल होने जा रही है जो माजी के अंदर पावर सेक्टर में हुई, तकसीम कार कंपनियां बनी, लुक्रेटिव पोस्ट क्रिएट हुई, लोगों ने बेनिफिट लिया और पावर सेक्टर आज डूब चुका है 2000 रुपए के गर्शी कर्जों में। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इकबाल भट्टी हमारे साथ थे। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।